हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स बुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है, जो कृत्रिम बारिश से रिलेटेड है। ठीक ना? तो जल्द से जल्द अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने मेन टॉपिक पर डिस्कशन करें। तो टॉपिक यही है कि दिल्ली में नकली बारिश कराने की मंशा चल रही है। अब क्या होता है नकली बारिश? ठीक है, देखिए, मेन दिक्कत इसमें होता है नकली बारिश में कि कभी कभी ऐसा भी देख सिचुएशन हो सकता है कि बाढ़ आने की भी घटना घट सकती है, इसलिए जल्द से नहीं हो कराया जाता है जल्दी से, और कॉस्ट भी आता है। ठीक है, लेकिन कराना आवश्यक क्यों है? बारिश क्या जो है, किस रूप में, किस वे में देखा जाए तो बारिश को एक उपयोग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए बारिश कराई जा रही है। इसके पीछे धारणा यही है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि पॉल्यूटेंट जो है, जब वायुमंडल में पॉल्यूटेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, खासकर PM2.5 PM10 जो पॉल्यूटेंट होते हैं, PM2.5 मतलब 2.5 से भी छोटे जो कण होते हैं, 2.5 के आसपास, उनमें, या 10 PM10 का मतलब उससे भी, जो PM10 यानी 10 जो है उससे छोटे जो कण हैं, उस लेवल के जो कण ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? वर्षा होना। अगर वैसे प्राकृतिक वर्षा हो जाए तब तो अच्छी बात है, क्योंकि प्राकृतिक वर्षा जैसे आप देखे भी होंगे। अच्छा, दो चीज इसका मापांक भी आप देखे होंगे। सीपीसीबी बनाया गया था सर, ठीक है। सीपीसीबी आप जानते होंगे, सीपीसीबी जानते हैं ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको पता होगा 1974 में बना था, 1974 में। लेकिन उस समय वो केवल बना था वाटर्स के लिए, ठीक है। अब 1981 में जाके उसको और संशोधन करके तब जाके दिया गया उसको वायु के लिए। तो इस समय अगर पूछा जाए सीपीसीबी के बारे में, तो वो दोनों का कार्य करता है, जल प्रदूषण पॉल्यूशन को रोकने के लिए भी, और आपका वायु प्रदूषण रोकने के लिए भी। ये सारे नियम वगैरह बनाने का काम सीपीसीबी करता है, एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है, ठीक है। अब सीपीसीबी की जो बात आती है, तो सीपीसीबी के अनुसार ऐसे सामान्यतः देखे होंगे दो तरह के मेजर्स हैं मापने के लिए कि वायु में पॉल्यूटेंट कौन है। यानी पॉल्यूटेंट का मतलब कौन कौन से कण ऐसे हैं जो प्रदूषण कर रहे हैं वायुमंडल में, ठीक है, वो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, यानी प्रदूषक कहलाते हैं। तो प्रदूषक मापने के लिए दो जो मेजर है वो कौन कौन से हैं? एक है AQI और एक है NAQI। तो NAQI वाला सीपीसीबी मापता है, ठीक है, और AQI वाला जो होता है वो सीपीसीबी नहीं मापता है। तो उसको देखेंगे हम लोग क्या है सारी चीज़ें। तो देखिए, जैसे मैं बता रहा था अभी कि क्या है, एक है NAQI, क्या है? NAQI, ठीक है, और एक है AQI, ठीक है। अब इन दोनों में ये जो सीपीसीबी है, इसको मेजर रूप से मापता है, यानी राष्ट्रीय जो AQI है, वायु गुणवत्ता सूचकांक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आप लिख लेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। और इसका क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो यह सीपीसीबी के तहत बनाया गया, यानी सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके तहत बनाया गया, सीपीसीबी के तहत बनाया गया। कौन है? NAQI। अब ये क्या है? तो इसमें है पॉल्यूटेंट, यानी कौन कौन ऐसे प्रदूषक हैं जिनके कारण क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है, जिनके कारण पॉल्यूशन हो रहा है, यानी प्रदूषण हो रहा है, ठीक ना। अब सीपीसीबी का गठन मैंने पहले ही बताया कि सीपीसीबी का गठन जो हुआ था, ये गठन में आप लोग लिखना अगर चाहें तो लिख सकते हैं, इसका गठन कैसे हुआ था। तो इसका गठन जो हुआ था सीपीसीबी का, वो मेजर रूप से हुआ था 1974 में, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर के पॉल्यूशंस को कम करने के लिए। लेकिन 1981 में इसको एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए भी इसमें शक्तियां इसको दे दी गई। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए सीपीसीबी को, तो यह एयर एंड वाटर दोनों को, यानी जल और वायु दोनों की गुणवत्ता को, दोनों के प्रदूषण को, पॉल्यूशन को रोकने का काम, दिशा निर्देश करने का काम करता है। तो मापता, अब देखिए, जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल में हम कैसे मापेंगे कि हमारा प्रदूषण बढ़ गया है?
ठीक है। तो वायुमंडल में प्रदूषण कैसे बढ़ गया है, कैसे पता चलेगा? तो इस वायुमंडल में जितने ज़्यादा प्रदूषक होंगे, प्रदूषकों की संख्या या मात्रा बढ़ जाएगी, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ, कि यहाँ इस वायुमंडल में प्रदूषक है, यानी प्रदूषण हो गया है। लेकिन अब बात ये आती है कि कौन से प्रदूषक, आखिर कौन से प्रदूषक हैं? तो प्रदूषकों में आप देखेंगे कौन कौन से प्रदूषक हैं। तो इस NAQI में मात्र कितने, 8, कितने प्रदूषक हैं? 8 प्रदूषक है, ठीक है। और वो AQI में कितना है, 12 प्रदूषक है। तो ये सामान्यतः तो जनता जो है काम करती है इस पे, ठीक है, प्रदूषक में। लेकिन ये 8 मेजर प्रदूषक जो हैं, जिसमें PM 2.5, PM 10, अब PM 2.5 PM 10 क्या है? पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, बहुत छोटे छोटे कण, जैसे आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में, अभी गर्मी के दिन तो चल रहा है, तो इसमें कि क्या होता है कि जब अपने व्हीकल्स को अपने घरों के सामने लगाइए तो ऐसे दिखाई नहीं देगा कोई कण, लेकिन कुछ समय बाद आप ही कुछ समय तक खड़ा रहेंगे तो आपके शरीर पे ऐसे छोटी छोटी मिट्टी या छोटे छोटे कण जो है वह क्या हो जाएंगे, ऊपर जमने शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या हो, वो PM 2.5 या PM 10 है। अगर थोड़े से बड़े कण हैं तो PM 10 है, बहुत छोटे हैं जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं और फिर भी वह आ रहे हैं तो PM 2.5 है, तो वह पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर 12 में पूछा जाए तो इसमें होता है कि नहीं, इसमें भी PM 2.5 होता है और इसमें भी PM 10 होता है, ठीक, ये दोनों होता है। अब इसमें आपसे पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछा भी है कि NAQI यानी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स और एयर क्वालिटी इंडेक्स में टोटल प्रदूषकों की जो संख्या है उसमें कितने हैं? तो मैंने बताया कि इसमें 8 हैं, इसमें कितने हैं, 12 हैं। तो कौन इसमें 4 जो है नहीं है, ये आपसे पूछ सकता है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न पूछने के लिए आपसे पूछेगा क्या, या नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलिए, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, तो देखिए यहाँ इसमें आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। इसमें आपको पॉल्यूटेंट दिखाई दे देंगे। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि किस में जो है कितना रहेगा AQI, या तो कितना सही रहता है उसको देख लीजिए। तो अगर आपका देख सकते हैं इसमें यही पॉल्यूटेंट है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पॉल्यूटेंट आपको सामने दिखाई दे रहे हैं यही पॉल्यूटेंट है। तो जैसे आप देख सकते हैं PM 10 हो गया, ठीक है, PM 2.5 हो गया, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, फिर अगर आप देख सकते हैं ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया और लेड हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 जो है यह NAQI में क्या किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है। एक तो NAQI में अब इसमें कहाँ पे जो है गुड होगा, जहाँ माने अच्छा होगा, जहाँ 0 से 50 तक है, ठीक है, लगभग उसको क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, ठीक है। जहाँ पर AQI जो 51 से 100 है सेटिस्फैक्ट्री माना जाएगा, जहाँ पे मॉडरेट है वहाँ पे 101 से अगर 200 के बीच में है, और जहाँ पे पुअर है वहाँ 201 से 300, और जहाँ बहुत ज़्यादा पुअर है 301 से 400, और जहाँ सेवर है मैंने उससे भी ऊपर जा रहा है 401 से 500। तो इन दोनों में वेरी पुअर वाला जो दिखाई दे रहा है या पुअर वाला इवन, इसमें क्या होता है, फेफड़े संबंधी बीमारियाँ, कैंसर, ये पॉल्यूटेंट से, जैसे दिल्ली जो हमारा राजधानी है, अगर राजधानियों में देखेंगे तो विश्व के जितने बड़े शहर हैं उन शहरों में, पॉल्यूटेंट शहरों में हमारे जो मेजर सिटीज़ हैं वो आते हैं। राजधानी में तो नंबर 1 पे दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बीमारियाँ, कैंसर, फेफड़े, सारी फेफड़े संबंधित जो रोग हैं ये सभी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये आपके एग्जाम से पूछा सकते हैं कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं जो NAQI में है, तो कौन कौन से हैं आप याद रखिएगा। PM 10 है, PM 2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन है। ओजोन मतलब ये समताप मंडलीय ओजोन नहीं है, जो छो मंडलीय ओजोन है उसकी बात की जा रही है, ट्रोपो जो स्फीयर जो ओजोन है उसकी बात की जा रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया और लेड हो गया, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग चले इसके बाद
NaQi के बाद अगर AQi आपसे पूछा जाए, अगर AQi में पूछा जाए कि कितने हैं, तो AQi में आप देख सकते हैं, देखिए AQi इंडेक्स में आप देख सकते हैं PM2.5, PM2.5 के बाद PM10, फिर ओजोन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड है, फिर लेड के बाद से क्या है, अमोनिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें यानी कैटेगरी में अगर आप देख सकते हैं, एक मिनट, AQi, तो देखिए पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, PM2.5, फिर PM10 हो गया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, फिर ओजोन हो गया। ये सब किस में शामिल है, ये आपके शामिल हैं सब AQi में। ठीक ना, और NaQi में कौन कौन से शामिल था मैंने बताया, 8 टोटल जो है वो इसमें शामिल थे। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें आप इसके अलावा जो पूछेगा उसमें क्या पूछ सकता है, तो इसमें ये पूछेगा, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि ये 8 इसमें है और इसमें कितने हैं, टोटल के टोटल 12 हैं। ठीक है, AQi में। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप चलें तो ये क्यों कराई जाती है, यह वर्षा कराने का मतलब क्या है, कृत्रिम वर्षा क्यों कराई जाती है और किससे कराई जाती है, किससे हो जाती है। तो ये जो कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए घोल होता है AgI का। Ag आप जानते होंगे, AgI, ये आई का मतलब क्या होता है, आयोडीन। अब आयोडीन जो है एक तत्व है, अब इसका एक समस्थानिक होता है आयोडीन 131। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा एक बात बता दे रहा हूँ कि आयोडीन 131 जो होता है इसका इलाज किया जाता है किसमें, घेघा रोग में। किसमें, घेघा रोग में। अब घेघा रोग होता किससे है, जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड जो ग्लैंड होता है, थायराइड जो ग्रंथि होती है उसमें से क्या स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अभी थायरॉक्सिन हार्मोन जब प्रभावित होता है तो क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। तो उसके उपचार के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। यही आयोडीन जब सिल्वर के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, बनाता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। अब ये सिल्वर जो आयोडाइड है यह क्या करता है, तो जो कृत्रिम रेनफॉल होता है यानी कृत्रिम जो वर्षा होती है उसको कराने का काम करता है। ठीक है, अब कृत्रिम वर्षा है तो समझ ही सकते हैं कृत्रिम वर्षा क्या होगी, तो एक ही जगह पे बादल बनेंगे कुछ क्षेत्रों में, वहां पे भारी मात्रा में क्या होगी, वर्षा होगी। जैसे आपने देखा था UAE में हुआ था। ठीक है, तो वहां पे क्या होता, बाढ़ आ गया था। ठीक, यहाँ भी कंडीशन, मतलब इस तरह से कंडीशन यहाँ पे बनने की संभावना मतलब ऑटोमेटिकली हो सकती है। इसमें कोई उसमें सोचने वाले जो कोई मेजर है नहीं। ठीक ना, अब सिल्वर आयोडाइड का वर्षा कराना आवश्यक क्यों है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि जैसे ठंड आता है, ठंड के समय में इतना ज़्यादा AQI हो जाता है या NaQi हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो वातावरण है, जो वायुमंडल है और ज़्यादा असहनीय हो जाता है, मतलब पॉल्यूटेंट और ज़्यादा हो जाता है, उसमें प्रदूषण और बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण क्या होता है, जो पेड़ के पत्ते होते हैं पेड़ पौधों के, उनके रंध्र जो हैं बंद हो जाते हैं, और बंद होने के कारण वह प्रकाश संश्लेषण करना या श्वसन करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए बाधाएं हो जाती हैं। तो पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचता है और इवन श्वसन से संबंधित भी रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो उस समय आप देखे होंगे कि सड़कों के किनारे एक टैंक आता है, टैंकर आता है और उसके ऊपर क्या करता है, पानी का छिड़काव करता है। ठीक है, इवन आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहरों में धुंध को, कुम्हारा को मतलब हटाने के लिए ऐसा भी प्रयोग किया जाता है। तो उसमें होता क्या है, जब पानी गिरता है तो जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो उसमें उसके साथ, जैसे मान लीजिए कि आपकी व्हीकल्स हो, उस पर आप देखे होंगे बहुत जो है कण उसमें लगे हुए हैं। अगर मिट्टी के कण ऐसे परतदार में रूप में बैठे हुए हैं और उस पर अगर बारिश हो जाए यानी ऊपर पानी गिर जाए तो क्या होता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। जैसे आपकी बाइक है और उस पर थोड़ा सा मिट्टी धूल कण लगे हुए हैं, जब पानी आप डालते हैं तो साफ हो जाता है। कारण क्या है कि वो पानी जो है उस धूल कण को अपने साथ बहा ले जाता है, इसलिए वहाँ से वो उस सरफेस से क्या हो जाता है, वो हट जाता है। ठीक, यही कंडीशन उसमें भी होता है जब वायुमंडल से वह वर्षा होगा। ठीक है, ऐसे तो देखिए, ऐसे जो मुख्य रूप से प्राकृतिक वर्षा होती है, मौसमी जो वर्षाएं होती हैं, वो कब होता है आपको पता भी है कि जून से
या जून के बाद ही जो मानसून आता है, जून के समय ही आता है, उससे पहले मानसून नहीं आता है। और इधर जो ये दिल्ली वाला जो क्षेत्र होता है, इधर पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी वर्षा होती है, ठीक है। तो और जो वैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उसके कारण वर्षा होती तो है, लेकिन आते आते यहाँ पे अंतिम छोर में होती है, मतलब बहुत कम वर्षा होती है। और वही पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ठंडी के दिनों में यहाँ पे वर्षा होती है। तो एक सॉल्यूशन के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि यह जो सिल्वर आयोडाइड है इस कृत्रिम वर्षा करा के, और तब क्या होगा, यहाँ से जो पॉल्यूटेंट है वह क्या हो जाएंगे, नीचे कण जो है उसके गिर जाएंगे। जब नीचे कण गिर जाएंगे तो पूरा पॉल्यूटेंट जब नीचे गिर गए तो फिर एक मौसम जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और AQI जो है नीचे गिर जाएगा, या NAQI जो है वो नीचे गिर जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, फिर से मौसम जो होगा साफ हो जाएगा, वातावरण साफ हो जाएगा, वायुमंडल जो है वो साफ हो जाएगा, एटमॉस्फेयर आपका साफ हो जाएगा, पॉल्यूटेंट की कमी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है, क्या यह मेजर सॉल्यूशन है कि इस तरह के प्रयोग से क्या हमेशा के लिए पॉल्यूटेंट समाप्त हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यह पॉल्यूटेंट केवल कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए पॉल्यूटेंट को कम करेगा। मेजर इशू तो यही है, जो ये पॉल्यूटेंट जिस कारण से बढ़ रहे हैं उस पर धीरे धीरे क्या किया जाए, ठीक है, धीरे धीरे उस पर क्या किया जाए, धीरे धीरे उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए जहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है पॉल्यूटेंट, ठीक है। ये अवेयरनेस भी एक हिस्सा है उसका। नहीं तो ऐसे ऐसे रोज रोज बारिश तो करा नहीं जा सकता और पॉल्यूटेंट कम नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ आप देखिए, एक केवल पटाखा फोड़ना, केवल पराली एक जगह से आ गया, वही एक मुख्य कारण नहीं है जिसके कारण से पॉल्यूटेंट बढ़ते हैं। पॉल्यूशन जो है वो तो होता है, बहुत सारे मेजर्स जो रीजन है यह पॉल्यूटेंट बढ़ने के कारण है। तो ये NAQI या ये AQI को नीचे करने के लिए एक विधि है, कृत्रिम रूप से दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय के जो दिल्ली सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया था, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इससे आप अगर कहें कि अल्टीमेटली यह जो है सॉल्यूशन की तरफ है, पूर्णतः सॉल्यूशन की तरफ है, तो पूर्णतः सॉल्यूशन की तरफ नहीं है, ठीक है। इवन इससे जो आप जैसे जैसे सीवेज हो गए, अब इसमें सीवेज भी प्रभावित होंगे, सीवेज भी प्रभावित होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, ये सारी चीज़ें तो ये आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा था। ये कृत्रिम वर्षा है क्या, किससे कराया जाता है, तो याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड से कराया जाता है, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है। तो कृत्रिम वर्षा से तात्पर्य क्या है कि क्लाउड सीडिंग होगा और इसके माध्यम से वर्षा होगा, और मौसम संशोधन तकनीक है, मौसम को साफ करने की तकनीक है, मैंने सारी चीज़ें बताया है, ठीक। उसके बाद से आप देख सकते हैं इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड का, या शुष्क बर्फ जैसे रसायनों का विमान या हेलीकॉप्टर का के द्वारा प्रयोग कर दिया जाता है। तब बादल फैल जाता है और उसके बाद से क्या होती है, बूंद के निर्माण को बढ़ावा मिलता है, तब बूंद बन के बारिश गिरता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये रसायन नाभिक के रूप में कार्य करते हैं और चारों तरफ जलवाष्प संघनित होकर बड़ी बूंदें बनाता है, और तब जाके इसमें वर्षा होती है। अब एक क्लाउड सीडिंग वर्ड आप याद रखिएगा, ये किससे होता है, तो सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। तो ये सफलता पर्याप्त नमी और उपयुक्त वायुमंडलीय स्थितियों की उपस्थिति पर निर्भर करती है कि कैसा है इसमें। तो अगला देखिए इसके प्रकार क्या है, जैसे हाइग्रोस्पोकिक क्लाउड सीडिंग होता है, जैसे तरल बादलों में बूंदों के विलय को गति प्रदान करता है और वर्षा के रूप में गिरने के लायक बड़े हो जाते हैं। फिर ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग होता है, क्या है, तो यह अति शीतित बादलों में बर्फ बनाने वाले तत्वों को शामिल किया जाता है, जिससे जलवाष्प बर्फ के क्रिस्टलों में परिवर्तित हो जाता है और बाद में पिघल कर क्या हो जाता है, वर्षा बन जाता है, ठीक। फिर स्थैतिक कृत्रिम वर्षा प्रयोग प्रणाली है, ठीक, इसके द्वारा भी कराया जाता है। फिर स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन जो है उसके द्वारा भी कराया जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट से प्रेरित 100 भूम इंजीनियरिंग का एक रूप है जिसके द्वारा कराया जाता है, जहां ग्रह को ठंडा करने और धुंध को कम करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड या अन्य परावर्तक कणों जैसे एरोसॉल्स को वायुमंडल में इंजेक्ट किया जाता है और फिर उसे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। फिर हीरे के चूर्ण का भी प्रयोग करके कराया जाता है, यानी जलवायु को ठंडा करने के लिए सल्फर आधारित एरोसोल के गैर विषाक्त लंबे समय तक चलने वाली विकल्प के रूप में भी हीरे के चूर्ण का उपयोग करके संभावना तलाशी है, जिसमें उच्च लागत लगभग $175 ट्रिलियन या उससे ज़्यादा लगने की इसमें, यानी सबसे ज़्यादा कॉस्ट आएगा, ठीक, सीधी बात है। तो ये सारी चीज़ें थी कृत्रिम वर्षा से रिलेटेड, ये मेंस में भी इवन आप जोड़ सकते हैं। इसमें मैंने एक पॉइंट ऐड ऑन कर दिया CPCB वाला, ठीक है, और इसको याद रखिएगा CPCB और साथ में NAQI और AQI, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।